नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस एंड वोकैबुलरी का टॉपिक है। यहाँ पर हमें सिग्नलिंग लार्ज टेक्सचुअल पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। सो अगर हम इन फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि इन विंटर स्टडी, विंटर कौन था, बेसिकली एक लिंग्विस्ट था, उसने डिस्कस किया था कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सिग्नल करते हैं, हाईलाइट करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन क्लॉजेस। ठीक है, अब क्लॉज क्या होता है, ऑब्वियसली ये सेंटेंस ही होता है जो कि कंटेन करता होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर, उसके अलावा इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस और बी अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, क्लॉज होता है। सो इसने डिस्कस किया था कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड जो हैं वो सिग्नल करते हैं, हाईलाइट करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन क्लॉजेस। इसके अलावा उसने जो है वो 3 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी जो है उसमें इसको कैटेगराइज किया था। ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ वोकैबुलरी को अगर देखें सो इसमें हम यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेशन और उसके अलावा कंजक्शन वगैरह जो होते हैं उनको। उसके अलावा वोकैबुलरी 2 जो है या वोकैबुलरी की सेकंड जो हमारे पास टाइप है उसमें हम यूज़ करते हैं कनेक्टर्स को। ठीक है, जैसे कि आप कह लें हाउएवर हो गया। और जो वोकैबुलरी में थर्ड टाइप है उसमें हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स को। तो विंटर जो था उसने एम्फसाइज किया था वोकैबुलरी 3 पर, थर्ड वाली जो टाइप है उस पर, और बताया था कि ये की है समझने के लिए कि कैसे टेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, स्पेशली एट पैराग्राफ लेवल। उसके अलावा जो है वो उसने आइडेंटिफाई किया था 5 की आइटम्स को, जिनमें हमारे पास सिचुएशन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ऑब्जर्वेशन और इवैल्यूएशन आ जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है लार्जर रिलेशनशिप को इंग्लिश क्लॉजेस के साथ में, जो कि हो सकता है विद इन पैराग्राफ। मोस्टली पैराग्राफ होता है, जैसे कि लेट्स सपोज आप कह लें अर्बन प्लानिंग एक टॉपिक है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है पहले तो सिचुएशन जो है उसको, फिर उसके बाद हमने प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड करना है, उसको ढूंढना है, उसको सोल्यूशन निकालना है, ऑब्जर्वेशन होती है, एवैल्यूएशन होती है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मैंशन की गई थी, इसको बताया गया था। मज़ीद यहाँ पर अगर हम आगे मूव करें तो टेक्सचुअल पैटर्न के बारे में बताया गया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूज्ड होते हैं ऑर्गेनाइज करने में इंफॉर्मेशन को राइटिंग में। ठीक है, उसके अलावा वो बताते हैं 3 मेन पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, जिनमें हमारे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन आ जाता है, जनरल स्पेसिफिक आ जाता है, क्लेम काउंटर क्लेम आ जाता है। ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम सोल्यूशन पैटर्न की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट करता है प्रॉब्लम को और फिर प्रपोज करता है एक या एक से ज़्यादा जो सोल्यूशन होते हैं उनको। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि ये वाइडली यूज्ड होता है स्टोरी टेलिंग में और साइंटिफिक राइटिंग में जो है वो यूज़ होता है। इसको आप बता सकते हैं मज़ीद एक्स्ट्रा की पॉइंट के लिए। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली जनरल स्पेसिफिक पैटर्न आ जाता है। ये शुरू होता है जनरल स्टेटमेंट से और फिर प्रोवाइड करता है ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल को एक्सप्लेन करने के लिए, इसका जो इनिशियल आइडिया होता है उसको। ठीक है, उसके अलावा बताते हैं कि मदद करता है डेवलप करने में, क्लैरिफाई करने में मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को। मज़ीद यहाँ पर जो है वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है मिखारते के मुताबिक, जो कि रिप्रेजेंट करती है, शो करती है टेक्स्ट स्ट्रक्चर को, जहाँ पर ये शुरू होता है जनरल सिचुएशन से और फिर जाता है प्रोग्रेसिवली ज़्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट पर और फिर दोबारा जो है वो वापस आता है जनरल पर। तो जस्ट एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मज़ीद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्लेम काउंटर क्लेम पैटर्न के बारे में बताया गया है। ये प्रेजेंट करता है सीरीज़ ऑफ क्लेम को पहले तो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो फॉलो करता है काउंटर क्लेम को इस टॉपिक पर। फॉर एग्जांपल आप कह लें जो ओपोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और कंट्रास्ट जो व्यू पॉइंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लेम के बारे में, ठीक है, उसको यूज़ करता है। ये बेसिकली क्या करता है, पहले प्रेजेंट करता है क्लेम को और फिर फॉलो अप करता है जो काउंटर क्लेम होते हैं, ठीक है, उनको। और ये कॉमन है पॉलिटिकल जो जर्नलिज्म है और एकेडमिक ऐसे है उसमें एनालाइज करने में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को। ये पैटर्न जो है वो राइटर को मदद करता है ऑर्गेनाइज करने में, आइडिया को और गाइड करने में रीडर को थ्रू लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें जस्ट एक टॉपिक होता है जिस पे क्लेम्स भी शामिल होते हैं, उस काउंटर क्लेम्स भी शामिल होते हैं, हर एक के पर्सपेक्टिव डाले जाते हैं, उसके ओपोजिशनल जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो भी इसमें देखे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी जो लाइन्स हाईलाइट हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि रजिस्टर एंड सिग्नलिंग वोकैबुलरी है, इसमें हम रजिस्टर की डेफिनेशन देखें अगर तो ये रेफर करता है स्टाइल ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज से। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि स्टाइल ऑफ लैंग्वेज या फॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज होता है जो कि यूज़ होता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में और मोस्टली जो है ये चॉइसेस ऑफ वर्ड पर भी असर डालता है। आगे मैं आपको इसके एग्जांपल भी दूंगी, उससे पहले हम सिग्नलिंग वोकैबुलरी की डेफिनेशन अगर देखें तो ये रेफर करता है स्पेसिफिक वर्ड से, फ्रेजेस से, जो कि इंडिकेट करता है सर्टेन मीनिंग और रिलेशनशिप को विद इन अ टेक्स्ट।
किस तरह से, मिसाल के तौर पर आप कैजुअल कन्वर्सेशन में हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप प्रॉब्लम वर्ड की बजाय इशू वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, चैलेंज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम को मेंशन करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए। मगर अगर आप फॉर्मल सेटिंग में हैं या फिर आप किसी साइंटिफिक रिपोर्ट में बात कर रहे हैं प्रॉब्लम की, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑब्स्टेकल हो गया, डिफ़िकल्टी वर्ड हो गया, किसके लिए, प्रॉब्लम को मेंशन करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रजिस्टर एंड सिग्नलिंग वोकैबुलरी होता है कि जो चॉइस ऑफ वर्ड होते हैं ना, वो बेसिकली क्लोजली टाइड होते हैं, जुड़े होते हैं कॉन्टेक्स्ट और रजिस्टर से, ठीक है, लैंग्वेज के। लाइक आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, फिर उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही थी। उसके अलावा अगर हम देखें लेक्सिकल चॉइस, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये बेसिकली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। लाइक आप कह लें सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्पेसिफिक ग्रुप में, ठीक है। और ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर कि कहाँ टेक्स्ट यूज़ होगा, जैसे कि आप कह लें टेक्स्ट बुक हो गए हैं, मैगजीन्स हो गए हैं, न्यूज़ रिपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मज़ीद हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट चीज़ करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें इडियोमेटिक फ्रेज़ की बात करें, तो ये सेट ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, और ये यूज होता है नेगेटिव स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में, ठीक है। नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट है उसके रिस्पॉन्स में यूज़ होगा, और आप कह लें एक तरह से एक्शन होता है, ठीक है, इस क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में। इसको हम बेसिकली इडियोमेटिक फ्रेज़ कहते हैं। इसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, मोडालिटी। हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है बट बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई गई है, तो टू द पॉइंट चीज़ याद करें। कोई आपको एग्जांपल गूगल से मिलती है या किसी और प्लेटफॉर्म से मिलती है, आप वहाँ से भी लगा कर इसको याद कर सकते हैं साथ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें मोडालिटी, सो ये कवर करता है मुख्तलिफ आइडियाज़ को अक्रॉस ए फ़िलोसफी, उसके अलावा मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक, या फिर आप इन सबको कह लें कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और कैसे मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस होता है कम्युनिकेशन में, जैसे कि मे, माइट, उसके अलावा विल, कुड वगैरह हो गए, सारे वर्ड्स आपको पता है ये मोडाल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और किस तरह हम इनको यूज़ करते हैं किसी पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, किसी एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, ये सब आप जानते होंगे अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर से वाकिफ़ हैं। तो किस तरह उनको यूज़ करना है, वो 3-4 चीज़ें आपको जस्ट पता होनी चाहिए। लाइक आपने माइट का और उसके अलावा विल का यूज़ कहाँ करना है, कैन का यूज़ कहाँ करना है, मस्ट का यूज़ कहाँ करना है, ये चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि लेसन 35 भी होगा, इसमें हमने डिस्कोर्स एनालिसिस एंड ग्रामर को स्टडी करना है, पार्ट 1 है, जिसमें रेफरेंस बताया गया है। मैंने आपको जो हमारा लेसन 11 था उसके पार्ट 3 में काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई थी। अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो रेफरेंस होता है बेसिकली ये डिस्कोर्स एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है इन वर्ड्स में, जैसे कि आप कह लें प्रोनाउंस हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गए हैं, आर्टिकल्स हो गए हैं। प्रोनाउंस में क्या आ जाता है, ही, शी, इट आ जाता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में क्या होता है, दिस एंड दैट आ जाता है। उसके अलावा आर्टिकल में द आ जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आउट करता है अदर पार्ट ऑफ टेक्स्ट से, ठीक है। लाइक उसको आप कह लें एक तरह से रेफर कर रहा होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूँ, जॉन लॉस्ट हिज बुक, ही वाज अपसेट, ठीक है। तो ही बेसिकली क्या कर रहा है, ये रेफर कर रहा है जॉन से। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि माइकल वेंट टू द बैंक, ही वाज अनॉयड बिकॉज इट वाज क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें माइकल को रेफर कर रहा है ही, ठीक है, और बैंक को रेफर कर रहा है इट। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली रेफरेंस कहलाती है कि आपने रेफ़र करना होता है, किसी चीज़ को मेंशन करना होता है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें हमें एनाफोरिक रेफरेंस के बारे में बताया गया और कैटाफोरिक रेफरेंस के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। एनाफोरिक रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, रेफर बैक टू द वर्ड मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। ये हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस कहलाता है। जैसे कि आप कह लें सारा लव्स रीडिंग, शी डज इट एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेफर बैक टू मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है, जो पहले मेंशन हुआ था। फॉर एग्जांपल सारा लव रीडिंग, शी डज इट एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर शी वर्ड यूज हुआ है, बेसिकली एनाफोरिक रेफरेंस कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कैटाफोरिक रेफरेंस, तो ये क्या होता है कि व्हेन अ वर्ड रेफर फॉरवर्ड टू समथिंग लेटर इन टेक्स्ट। लाइक आप कह लें कि ये टेक्स्ट के जो बाद का हिस्सा होता है उसका हवाला देता होता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द टेस्ट एमिली फाउंड द आंसर शीट, इट वॉज फुल ऑफ मिस्टेक्स। तो इसको हम कैटाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे मूव करें, ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप इसको एक दफ़ा रीड करना चाहें कर लें, अदरवाइज इनफ है जितना आपको बता दिया गया है।
उसके अलावा एलिप्सिस एंड सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पीछे दिया है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ठीक है। अगर हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लें, ठीक है, एलिप्सिस और सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये ग्रामर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ फ्रेजेस विद अदर्स, ठीक है, जैसे कि आप कह लें वन, सो और डू होता है अवॉइड करने में रेपिटेशन। सो अगर हम एलिप्सिस की एग्जाम्पल देखें या एलिप्सिस की डेफिनेशन देखें, इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो रिमूव करते हैं कुछ वर्ड्स को, ठीक है, हम उनको नहीं यूज़ करते रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन समझ जाएगा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि लीविंग आउट वर्ड व्हेन द अदर पर्सन अंडरस्टूड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि आप कह लें शी लाइक्स कैट, ही डज, ठीक है। तो अब ही लाइक्स कैट भी मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने लाइक कैट की बजाय कहना है कि ही डज, ठीक है। तो इसको जो है हम बेसिकली एलिप्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर हमें मज़ीद जो है वो एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट देखें, इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक वर्ड को किसी और वर्ड के साथ में, ठीक है, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। बेसिकली इन दोनों का एक ही काम है कि रेपिटेशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए दोनों डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल देखें तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलूँगी कि जॉन बाउट अ कार एंड ही लव्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने क्या किया, इट यूज़ किया कार की बजाय। आई हैव अ डॉग एंड सो डज शी, ठीक है। तो यहाँ पर शी हैज़ अ डॉग की बजाय मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और मैंने यहाँ पर यूज़ किया सो डज शी, ठीक है। सो ये दो एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिए। यहाँ पर अब हमें दैट एंड दोस के बारे में बताया गया है, जिसको हम अवॉइड करके ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करेंगे, डू एंड सो, डू इट, डू दैट, सो किस तरह यूज़ करेंगे, टू सो किस तरह यूज़ करेंगे, ये 7 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। आप इसको रीड करें, मैं रीड करूँगी तो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो बेहतर है इसको जस्ट 1-2 दफ़ा आप रीड कर लें, क्योंकि इससे रेलेवेंट आपसे क्विज़ में कुछ पूछा जाएगा कि यहाँ पर ईदर आएगा, नीदर आएगा, बी आएगा, डू आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने जस्ट बतानी है। यहाँ पर लास्ट पर एक डिफरेंस बताया गया है रेफरेंस और सब्स्टिट्यूशन के दरमियान में। अगर हम रेफरेंस की बात करें तो वो बताते हैं कि रेफ़र करने के लिए बहुत पीछे तक चला जाता है, एक तरह से आप कह लें लॉन्ग वे बैक हो जाता है टेक्स्ट में, ठीक है। जबकि हम एलिप्सिस और सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक छोटे से दायराकार में रहते हुए जो वो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ और सिंपल से वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है कि अगर रेफरेंस की बात करें तो वो काफ़ी पीछे तक चला जाता है और बहुत दूर के हवाले देता है, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था जो कि बताया गया है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा।